प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। जी हां, उत्तराखंड जिले के सेलाको इलाके में त्रिपुरा के एक छात्र एंजल चमका की हत्या को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। इस पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर को पीड़ित परिवार से बातचीत की। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को भयावह घृणा अपराध करार दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो देशवासियों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले। इस तरह की घटनाएं नफरत का नतीजा हैं जो रोजाना युवाओं के बीच परोसी जा रही हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, इसे रोजाना विशेष रूप से हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदाराना विमर्श के माध्यम से परोसा जा रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विष बेल की तरह फल फूल रहे हैं। इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता अखंडता खतरे में है। आज इन हिंसक हालातों में यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब शांति प्रिय सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों को अपने बीच पहचानने का काम करें और इनका बहिष्कार भी करें, नहीं तो हम में से कोई भी कल को इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा। सबसे पहले इस पूरे मामले पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स है जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। एक फरार है, उस पे उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीम में भी बन गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं जो है, उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए। दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो भी कानून का अपराध से लेके कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, अब क्रिमिनल की एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। और उत्तराखंड यानी सूबे के मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवार से फोन पर बातचीत की है। आइए आपको वो भी सुना देते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। आपने पुष्कर सिंह धामी को सुन लिया, वो दुखी हैं। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और जो दोषी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। इस बीच सियासत भी जोरों पर है, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुनने चाहिए। मैं तो बस इतना ही दरखास्त कर सकता हूं कि जो मूल अपराधी है, जो आज भी फरार है, पहले उसको तो पकड़े, उससे पूछताछ तो करे, उसकी हिस्ट्री तो निकाले, तहकीकात तो हो। मूल अपराधी को पकड़ा नहीं और एसएसपी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। किस आधार पर? उनको तो खुद ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो मूल अपराधी फरार हो गया। और क्या सुनने में जो आया है कि 12-13 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में, क्या ये सही है? जो भी घटना हुई उत्तराखंड में त्रिपुरा के, निंदनीय है, बहुत ही जो है ये दुखदायी बात है। इस तरह से किसी को भी चीनी बता देना, कुछ कर देना, उड़दंग करना, मारपीट करना, इस तरह के तत्व जो बढ़ गए हैं वो बताता रहा। और वो एक सैनिक का बेटा है जो बीएसएफ में, मतलब हद है कि आप इस तरह से बिना कुछ जाने किसी को कुछ नहीं बता दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ऐसे बनारस में जापानियों को पीट दिया, तो ये हो क्या रहा है? ये मतलब ये तो बहुत ही चिंता की बात है।
और हाथ पे हाथ धर के जो है ये सब मुख्यमंत्री बैठे हुए कुछ कदम नहीं उठा रहे। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी जी से मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, जो घटना हुई वो घटना एक निंदनीय घटना है, पर सवाल मेरा राहुल गांधी जी से ये है कि इसी से तरह की घटना और इससे भी ज्यादा दर्दनाक घटना बेंगलुरु में होती है, कर्नाटक में होती है, तो राहुल गांधी जी उस दिन चुप क्यों रहते हैं? यहाँ पे राहुल गांधी जी क्या युवा लोगों की चिता पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? राहुल गांधी जी थोड़ी बहुत तो संवेदनशीलता रखिए। ये घटना को मैं कंडेम करता हूं, पर आपकी तरह मैं सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता कि कर्नाटक में होए तो शांति बना लो, दूसरे राज्य में हो तो ट्वीट पे ट्वीट करना चालू कर दो। बहुत अन्याय हुई, बहुत अन्याय हुई। इससे ज्यादा अन्याय हो ही नहीं सकता। देखिए, हमारे देश की जो बाकी हिस्सों के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट को सही तरह से पहचानते नहीं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इसका जो देखने को, इसको देखना फीचर में लगता है कि ये सारे नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार, चाइना, ये सारे लोगों के अंदर देखने में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर के लोग हैं। आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, पुष्कर सिंह धामी को सुन लिया, पुलिस क्या कह रही वो भी आपने जान लिया। अब प्रश्नकाल के सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, प्रश्नकाल के वो सवाल जिन पर 1 घंटे लगातार हम डिबेट करने वाले हैं। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या नस्लीय भेदभाव की भीड़ चढ़ा एंजल चमका या कोई और वजह थी? क्या पर्सनल रंजिश के चलते हत्या की गई? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे, नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने के चलते क्या एंजल चमका मारा गया? क्या यही वजह थी उसके मारे जाने की? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार आखिर कब तक होता रहेगा, कॉलेज कैंपस से लेकर सोसाइटी तक में? और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, जिस पर हम सवाल पूछेंगे अपने पैनल से, शारीरिक रूप रंग पर अपमानजनक टिप्पणी कब बंद होगी? कब हम समझेंगे, कब हमारा समाज मेंटली इतना मैच्योर हो पाएगा कि इस तरह की बातें करना हम बंद करेंगे? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो चला गया है, भाग गया है, छिप गया है। किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या यही प्रशासन और पुलिस काम करे? एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। स्वागत कीजिए कमलेश रमन जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मंजू त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा गणेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, कुछ वक्त में जुड़ने वाले हैं। साधना शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी कुछ वक्त में मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी की प्रवक्ता से करूंगा। कमलेश जी, मुझे एक बात बताइए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो जाता है, आरोपी फरार हो जाता है, उत्तराखंड जैसी जगह पर, वहाँ पर दुनिया भर के छात्र पढ़ते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कैंपसेस वहाँ पर हैं। हम बांग्लादेश की तो लेके बहुत त्राहिमाम करते हैं, बांग्लादेश को लेके हम बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन स्वयं के खुद के अपने देश में नस्लीय हिंसा हो रही है। लोगों से पूछा जाता है कश्मीर के हो कि कहाँ हो, नॉर्थ ईस्ट के हो कि चाइना के हो। अपने देश में रहने के लिए भी आइडेंटिटी कार्ड गले में टांग कर चलना पड़ेगा क्या? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी शक्ल, हमारा रंग, हमारी वेशभूषा डिफरेंट है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा बार बार कि हम भारतीय हैं? ये तो बहुत दुखद है ना। सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही इस चीज को लेकर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आपने पूरे देश की बात कर दी, लेकिन मैं देवभूमि उत्तराखंड में बैठी हूँ और यहाँ पर किसी के रंग रूप को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाता है। क्योंकि देवभूमि है, देवों का वास यहाँ होता है, तपस्वी है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड में लगभग कम से कम ऐसा आरोप नहीं लग सकता कि हम किसी के भेदभाव को रंग को लेकर के या रूप को लेकर के या नॉर्थ ईस्ट का उसमें भेदभाव हम कर सकते हैं। देखिए, जो भी घटना घटी है वाकई बहुत दुखद है और इस घटना से हम जो भी आगे कार्रवाई हमारी हो रही है वो आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है, उनके परिवारजनों से भी बात करी है। हाँ, एक जो फरार हुआ है, जो मुख्य आरोपी के रूप में माना जा रहा है, और उसको ढूंढ रही है पुलिस, और बहुत जल्दी वो आपके सामने दिखाई भी देगा, बहुत जल्दी वो जेल की सलाखों के पीछे भी होगा, क्योंकि इसमें से जो 5 लोग पकड़े गए हैं वो बताएंगे बेहतर कि क्या चीजें हुई और क्या, किस वजह से क्या बात हुई और क्यों इस तरीके से मर्डर परिवार किया गया। क्या एंजल चमका का भाई नहीं बता पा रहा है? उनके भाई नहीं बता रहे हैं क्या मामला हुआ है? देखिए, हमारे प्रदेश में बच्चे यहाँ पर, क्योंकि ये एजुकेशन हब है हमारा उत्तराखंड, और यहाँ जगह जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, और इस वजह से हमारा उत्तराखंड जाना जाता है।
तो ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार बिल्कुल सख्त रूप से अपना काम कर रही है और उन 5 लोगों को भी पकड़ा है और जांच जारी है। और आश्वासन पूरा मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो प्रदेश का रहने वाला हो या प्रदेश में कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति हो, जो भी यहाँ पे गलत कृत्य करेगा, वो आप देख रहे होंगे कि वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको हम किसी भी तरह की कोई जो है छूट दे रहे हैं या कोई कोताही ऐसी बरत रहे हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया में कोई ढिलाई हो रही है। हमारा पुलिस प्रशासन बकायदा लगा है और हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो लोग हैं हमारे, जो देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर उसकी लोकेशन मिल रही है। ये चीजें बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। पर एक बच्चे की यहाँ पर हत्या हो जाती है, वाकई ये दुखद है, हमारे लिए दुखद है और उन माता पिता के लिए तो वाकई और ज्यादा दुखद है जिनका वो बच्चा था। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस वजह से उस बच्चे की डेथ हुई है, ये सारा अभी प्रकरण जब खुल के सामने आएगा तो पता चलेगा कि किस वजह से उस बच्चे की जो है हत्या कर दी गई है। पर ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। जो भी इस तरह का कृत्य उत्तराखंड देवभूमि में करने का काम करेगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं अमित जी, और वो छोड़ते नहीं है। वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, क्योंकि हमारा कानून पूरे देश के लिए एक बराबर है। वो किसी कोने में चला जाए, हत्या करके या गलत काम करके, गलत कृत्य करके, वो बच नहीं सकता है। और उत्तराखंड में तो एक ऐसा सख्त कानून है जिसके तहत हमारी पुलिस और हमारा कानून बकायदा उन लोगों को सजा देने का काम करता है। और कोई भी कृत्य हो, कैसा भी कोई कृत्य हो, आपने देखा होगा, अगर आप उठा के देखेंगे तो हर कृत्य में जो लोग सामने आए हैं या जो लोग दिखाई पड़े हैं, जांच में आए हैं, वो लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। तो वो हत्या करने वाला, वो हत्यारा भी बचेगा नहीं, क्योंकि किसी के माता पिता की गोद को उन्होंने उजाड़ने का काम किया है। तो ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। और सरकार यहाँ पर बकायदा मुस्तैद है, गंभीर है और सबसे बड़ी बात है सख्त है। और जब कोई सरकार किसी प्रकरण में सख्त होती है तो जाहिर सी बात है उसकी जो परत दर पर है वो खुलती रहेगी और आपके सामने आएगा कि वो जो हत्या जिसने करी है, चाहे वो भाग के कहीं भी चला जाए, कोई भी उसको संरक्षण दे रहा हो, मुझे लगता है कि वो जेल की सलाखों के पीछे उसका जाना तय है। 5 लोग गए हैं, उसमें नाबालिग भी है, नाबालिगों को बाल गृह सुधार में उसमें डाला है, सुधार गृह में। तो मुझे लगता है कि इस तरह के नाबालिग बच्चों को ये संस्कार कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, और ऐसे कितना बड़ा दिल है उनका कि वो ऐसे किसी की हत्या कर देते हैं। तो ये चीजें जब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि किस कारणों से, किन कारणों से उस बच्चे की हत्या हुई है। अंडरस्टूड मैम। मंजू त्रिपाठी जी भी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मंजू मैम, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, वाराणसी में कुछ जापानीज माँ गंगा के घाट पर नहाने के लिए गए, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने उनके साथ बदसलूकी, बदतमीजी की। इसके अलावा हरियाणा में एक शख्स जो कंबल बेचता है, जो दिहाड़ी पर काम करता है, उससे पूछा गया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कश्मीर के हो, आई कार्ड दिखाओ। उत्तराखंड में एंजल चमका को पर नस्लीय टिप्पणी की गई। आपको पता है मैम, मैं ऑनरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, हम भी कॉलेज कैंपस में पढ़ते थे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को एक विशेष शब्दावली से डिनोट किया जाता है। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं मैम, जो उत्तराखंड के तराई के पहाड़ों के जो स्टूडेंट थे हमारे साथ, उनके साथ भी बदतमीजी होती थी कॉलेज कैंपस में, और उनको भी अलग अलग नामों और व्यंगों से बुलाया जाता था। मैं पूर्वांचल का हूँ, मैं वाराणसी का हूँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी दिल्ली और नोएडा में जो पढ़ाई कॉलेजेस में हो रही है, मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है, तो मैं देखता हूँ मैं वहाँ पे स्टूडेंट के साथ बदतमीजी होती है, उनके रंग को लेकर, उनके चेहरे के नैन नक्श को लेकर टिप्पणियाँ होती हैं। बीजेपी बार बार ये कहती है कि वो सौहार्द, शांति और इन सब चीज़ों की पैरवी करती है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, वहाँ पर क्या हुआ और क्या उस पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। चकमा के साथ क्या हुआ वो हमने देख लिया। मतलब जिसको जहां जो मिलता है उसको मारते हैं, पीटते हैं। ऐसे लगता है कि बपौती है उनकी कि भाई हम स्वयं थानेदार हैं, हम स्वयं कानून है, हम स्वयं सरकार हैं। ये वाली मेंटेलिटी कुछ ज्यादा प्रबल नहीं हो रही कुछ पिछले कुछ वक्त से मैम भारत में? अमित जी, बिल्कुल आपने मेरी बात को बहुत, आपने अपने आप को वाराणसी का बता के दिल्ली में कॉलेज किया, ये सब बातें कह के आपने मेरे भी बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया। क्योंकि मैं भी एक सैन्य अधिकारी की पुत्री हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया मैंने भी पढ़ाई की है। 2 साल अगर बैंगलोर में पढ़ाई की तो 2 साल कश्मीर में की, 2 साल बिहार में की। इस तरह से ऑल ओवर इंडिया मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड जो भी किया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैसे नहीं, लेकिन कभी इस तरह के कृत्य नहीं देखा। ये जरूर होता था, थोड़ी रैगिंग होती थी, कुछ होता था, इस तरह से होता है बच्चों के कि कहाँ से आए क्या हुए,
नॉर्मल बातें जो उस लेवल की बातें होती थी, एक Right, ma'am. स्कूल स्टूडेंट की जो बातें होती थी स्कूल स्टूडेंट की हुई, जो कॉलेज गोइंग बच्चों की बातें होती थी जो कि टॉलरेबल थी। लेकिन ये तो सिर से पानी ऊपर उठ गया है। आपने अभी वाराणसी की घटना बताई, हरियाणा Right, की ma'am. घटना बताई, Right, और 4 मतलब धामों की भूमि हमारी उत्तराखंड, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, एंजल बच्चे के साथ हम तो वैसे भी इस बीजेपी के काल में हम ऐसे ही जूझ रहे हैं। हमारी बेटी, जब यहाँ बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को आज तक न्याय नहीं मिला। मणिपुर की घटना आपसे अछूती नहीं है, वो भी एक सैनिक की जो है पत्नी थी, जिसके साथ 77 दिनों तक आपको पता ही है कि क्या हुआ। वहां नहीं गए प्रधानमंत्री जी देखने, कोई भी नहीं गया। और आज एक फिर अभी राजीव शुक्ला, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व जो है ने इस बात को कहा कि इस समय देश की एकता और अखंडता खतरे में है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी देवभूमि कलंकित हो रही है। अभी हाल ही में हमने रजत जयंती समारोह उत्सव मनाया, और आज इस तरह का क्या मैसेज जा रहा है? राइट मैम। बड़ी बड़ी बातें तो काम चलेगा नहीं। राइट मैम। हम लोग भी कॉलेज में थे तो कॉलेज में एक गरिमा थी। राइट। और क्या होता था, हम लोग क्या कहते हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। इंडिया इज, हम ओथ लेते थे स्कूल में कि इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। राइट मैम। उसका असर पड़ता था कि कुछ भी हो हम सब भारतीय हैं। आपने सॉन्ग भी सुना होगा 26 जनवरी 15 अगस्त पर कि हम सब भारतीय हैं। राइट मैम। इस तरह का अभी हमारी बहन कमलेश जी कह रही थी कि हमारे उत्तराखंड में रंग रूप को ध्यान, अरे बहन, अगर रंग रूप को ध्यान में ना दिया गया होता तो उस एंजल बच्चे को कोई चाइनीज चिंकी और मोमोज कह के ना बुलाता। इस तरह से, और इस तरह सरेआम आपने चाकुओं से गोद डाला। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने कहा कड़ी कार्रवाई कीजिए, वो नेपाली, अरे भैया आप ही लोगों ने नेपाली, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी, कश्मीरी, आपका ध्यान तो इस समय पूरा बांग्लादेश पे है। ठीक है मंजू जी, देश की सोच का पॉइंट टेकन मैम। और देखिए, सुनिए अमित भाई, 2 मिनट आपका और लूंगी जी। कि 5 आरोपी की तो आप डींग मार रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया हमने, 5 आरोपी, लेकिन मुख्य आरोपी तो पकड़ा ही नहीं आपने। राइट मैम। किसको गुमराह कर रहे हैं? राइट मैम। ये देश जो है जल रहा है, तप रहा है। अगर भाई आपको मोमोज चाइनीज बुलाना है, हरियाणवी, पंजाबी, ऐसे ये सब बातें करनी है तो बंद कर दीजिए ना कॉलेजेस। राइट मैम। मत बुलाइए पूरे। ठीक है मंजू जी, I'll give you time to speak मैम, we have lot of time in debate। अवनिंद्र कमल जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवनिंद्र सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। क्या ये सच में नस्लीय हिंसा है या विपक्ष इसको नस्लीय हिंसा का रूप दे रहा है बीजेपी को घेरने के लिए, या आपको लगता है कि देश में अब थोड़ा सा जो सेल्फ कंट्रोल है, जो धैर्य है, जो प्रेम सौहार्द है, वो खत्म होता जा रहा है, या विपक्ष ये नैरेटिव जबरन बना रहा है कि भाई नस्लीय हिंसा हो गई, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है? बीजेपी बार बार इसे प्रोटेस्ट कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं भाई नस्लीय हिंसा नहीं थी, इस पर पूरा मामला बन सकता है, अभी इन्वेस्टिगेशन होने, हो सकता है कोई व्यक्तिगत बात हो, कोई व्यक्तिगत रंजिश रही हो, कोई विवाद हो गया हो आपस में जिसकी वजह से लड़ाई इतनी बढ़ गई हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि नस्लीय हिंसा अब आम बात हो चली है, इट्स ए न्यू नॉर्मल इन इंडिया? अवनिंद्र कमल जी। जी, हम आपको बताएं कि शिक्षण संस्थाओं में, खासतौर से उच्च शिक्षण संस्थाओं में, राइट सर, है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, और भी तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं, बेमुला कांडा के सामने है। तो पहले तो छात्र संघ की राजनीति में इस तरह की हत्याएं होती थी या बड़ी घटनाएं होती थी, लेकिन ये जो नस्लीय टिप्पणी है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया था कि कैंपस में इस तरह या फिर हॉस्टल में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की टिप्पणी की जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उत्तराखंड बेशक बहुत पवित्र धरती है और प्राइमरी एजुकेशन कहा रहा है, और अब शिक्षक संस्थान भी यहाँ तमाम सारे खुल गए हैं। जिस यूनिवर्सिटी में ये घटना हुई है वो बिल्कुल निंदनीय है। और मैं इसमें जहां तक सरकार की और शासन के एक्शन की बात है, तो मुख्यमंत्री ने कहा भी, और आज उन्होंने उसके एंजल के फादर से तरुण चकमा से बात किया, और वहां के मुख्यमंत्री माणिक साहा से बात किया। इसमें जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये देखिए एक परिस्थितिजन्य घटना है और ये चिंता का विषय है
निंदनीय है, ये मैं कहता हूं। लेकिन इसको लेकर के अगर राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगे तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में बड़ा कानून होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों के लिए उनका इन्वेस्टिगेशन पहले से होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे बैड एलिमेंट हैं जो छात्र के रूप में है तो उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है। अब कमलेश रमन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विपक्ष, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, उनके नैरेटिव्स हम चला रहे हैं, ग्राफिक्स भी आप देख सकती हैं, वो ये माहौल बना रहे हैं कि भाई अराजकता चरम पर है, विषैले लोगों को पनपाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा शासित और ये परिष्कृत और मोटिवेटेड लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव समाज में फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, देश में शांति है, कोई वैमनस्य नहीं, नस्लीय बातें नहीं है। आपको लग रहा है जो बात कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, आप उसको डिफेंड कर पा रही हैं? धामी साहब कह रहे हैं कि बहुत दुखद है और गिरफ्तार किया जाएगा और कार्रवाई होगी। मैम, जिसने बेटा अपना खो दिया उसके बाद आप आरोपी को सूली पे चढ़ा दीजिए, उसकी बोटियां कर दीजिए, उसको फांसी दे दीजिए, अब बेटा वापस नहीं आएगा परिवार में ना। बिल्कुल अमित जी, जाहिर सी बात है कि अब हम कुछ भी करेंगे उनका पुत्र वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे, उन पर हम रोक लगा सकते हैं। ये हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए और जिसके तहत सरकार अपना काम करती है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा और वो जो आरोपी फरार है वो भी पकड़ा जाएगा। अभी आपने सुनाया कि राहुल गांधी जी ने कहा, एक बात अभी मेरे दिमाग में अभी राहुल जी की आई, उन्होंने कहा कि जो नफरत है या जो जहर जैसी चीजें जो भी है वो रातों रात नहीं पनपती है। भाई आप तो हर रोज एक ऐसा जहर उगलने का काम कर रहे हैं देश के प्रति, युवाओं के प्रति। आप तो गलत गलत तरीके से भाजपा को इस तरीके से अटैक कर रहे हैं कि जैसे मानो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आई हो। बस एक किस्म से यहाँ पर आपने सोच रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के बीच में हिंसा फैला रही है। हिंसा धीरे धीरे जहर जो आप बना रहे हैं लोगों के बीच में, चाहे विदेशों में जाकर हो चाहे अपने देश के अंदर हो, आप कहीं किसी भी तरीके से कोई भी घटना हो जाती है उसको एक अलग ही ट्रैक पर ले जाते हैं। 9 दिसंबर की घटना है मैम, 9 दिसंबर की घटना है, 29 तारीख हो गई, 20 दिन से पकड़ नहीं पाए। जी कमलेश जी आप बोलिए, वक्त दे रहा हूं आपको, आप प्लीज मैम बोलिए, बात देखिए। अखिलेश यादव जी अगर कुछ कह रहे हैं तो मुझे उत्तर प्रदेश का उनका इतिहास देख लीजिएगा उठा करके। हर चौराहे पे जहां पर भी आप देखेंगे वहीं पर गुंडागर्दी होती थी और कॉलेजों की गुंडागर्दी तो उत्तर प्रदेश की अलग ही थी। वो आप क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसी गुंडागर्दी होती थी। आज वहां पर रोक लगी है। और अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं अमित जी, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने भी स्कूल पढ़ा है, हम भी कॉलेज गए हैं, हमने भी ये चीजें देखी हैं और झेली भी हैं। और तब तो जातिवाद को लेकर के इतना जो है मां घमासान हो जाता था। आज सरकारों ने किसी भी तरीके से इस पे नकेल लगा करके ये बिल्कुल वहां पर बैन किया है कि ना ही तो कोई जातिवाद पर किसी प्रकार की टिप्पणी होगी, ना ही वहां कोई हिंसा के नाम पे होगी, ना ही रंग रूप के नाम पर होगी। आज कोशिश ये होती है कि हमारा जो कड़ा कानून है वो हमारे कॉलेजों में लगना चाहिए, स्कूलों में लगना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो, टीचरों के द्वारा भी ना हो और बच्चों के द्वारा भी ना हो। तो आज अगर उत्तराखंड के ऊपर आप कह रहे हैं हाँ ये घटना घट गई है, वाकई क्योंकि उत्तराखंड के अंदर घटी है, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। और सीएम साहब इसीलिए इस बात को अपने सरकार के ऊपर ले रहे हैं और इसीलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो बच्चा बाहर से आया था और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब अगर ऐसी घटना घटी, क्योंकि अमित जी देखिए, जब भी कोई घटना ऐसी घटती है तो अचानक घटती है। कोई वो प्लान सड़कों पर चौराहों पर माइक लेकर के तो बोलता नहीं है कि इस घटना को हम अंजाम देने जा रहे हैं ताकि उन्हें लोग पकड़ लें। ये घटनाएं अचानक ही होती हैं और जब ऐसी घटनाएं अचानक होती हैं तो खौफनाक हो जाती हैं और डर भी पैदा हो जाता है बच्चों के दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में। तो ये डर नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा से मिलती आई है और मिलेगी। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि रातों रात अगर जहर घोलने वाली बात को अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो वो धीरे धीरे पॉइजन की तरह लोगों के बीच में जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सरकार के ऊपर जहर जैसी बातों को बोल करके एक नैरेटिव सेट कर देंगे कि शायद जब से भाजपा आई है तब से ऐसा हो रहा है। अगर अपना इतिहास उठा के देख लेंगे, भाई आपके सरकार जहां पर है, जिन राज्यों में अमित जी जहां पर उनकी सरकार है वहां पर क्या गुंडागर्दी हो रही जरा बताइए। वो नहीं बताएंगे, उस पर चुप्पी साधे रखेंगे। आप बताइए कमलेश रमन जी, आप बता दीजिए, आप बताइए मैम, कोई बात नहीं, आप बताइए मैम। कमलेश जी आप बता दीजिए, आप बताइए जी। अब आप मुझे बताइए, यहीं अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो नारी निकेतन 2015 में एक विक्षिप्त लड़की का शोषण हुआ, उसको गर्भवती किया एक अधिकारी और नेता भी उसमें शामिल था। कांग्रेस के टाइम पे एक मुकदमा तक भी नहीं हुआ, उस समय एक रिपोर्ट दर्ज भी नहीं हुई।
बहुत दिनों बाद जब दबाव पड़ा, जब वो वहां पर 5 लोग वहां के पकड़े गए, उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और तब जाके मुकदमा हुआ, तब वो लोग जो है उनको जेल हुई, सबको, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल। लेकिन सरकार ने ये कहा, अपनी जो बाल आयोग की सदस्य थी उसको कहा कि चुप रहिए, सरकार बदनाम हो जाएगी, सबको चुप किया। उस समय शायद मैं भी दोषी थी, मैं भी कांग्रेस में थी, तो मैं भी दोषी थी उस बात की। तो आप ये बताइए कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती तब तो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, लेकिन कोई भी घटना जब ऐसी घटती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो कांग्रेस ऐसे हाउल्ला मचाती है जैसे इनके समय पे तो सारा राम राज्य था, सारा शांत था, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ एक ऐसा, ठीक है कमलेश रमन जी, आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कमलेश जी पॉइंट टेकन। ये किस तरह का डिफेंस है, ये किस तरह का नैरेटिव है मैम, कि लोग मर रहे हैं और हम बात सिर्फ कर रहे हैं कि हम इसको रोक रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है। एक शहर में तो हुआ नहीं, देश भर से ऐसी छुटपुट वारदातें बहुत हुई हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास। अमित भाई, ये तो अभी साफ हो गया जब हमारी बहन कह रही थी कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस शासित राज्यों में आपने उनसे प्रश्न किया कि बताइए कौन से राज्य हैं, तो वो चुप हो। वो खाली राहुल गांधी को कोसने के अलावा उनके पास उत्तर नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा जो किया, उन्होंने किस लिए किया इस देश को? आपको पता है कि स्कूल और कॉलेज, स्कूलों में ये गाना गाया जाता था कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। राइट मैम। कि हम सब भारतीय हैं। आपने ये भी सुना होगा, ये भी सॉन्ग सुना होगा कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बने। गीता पुराण बाइबल ग्रंथ हो हमारा, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। ये सब दिए जाते थे, वैल्यूज दिए जाते थे। हम तो फौजियों के बच्चे हैं, हमें पता है। आज मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ कि हम लोग डिफरेंट स्टेट में रहे और वहां मकसद क्या होता था? हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बेटा बार बार हम पोस्टिंग जा रहे हैं, इसका ये मतलब आप तो हर जाति धर्म के बच्चों के साथ रहेंगे, एक दूसरे की रंग रूप वेश भाषा समझेंगे और अपने जीवन को, ये हमारे संस्कार थे। हमारे संस्कार ये नहीं थे कि नफरत फैला दो। पहले रंग रूप देख के, अभी बहन बोल रही है रंग रूप उत्तराखंड में नहीं, अरे भाई रंग रूप देखा कि नहीं गया तो उस बच्चे को चाइनीज मोमोज क्यों कहा गया? तो इस तरह से आप राज्य, पहले तो आप नफरत इस तरह से रंग रूप से फैला रहे थे, जाति से फैला रहे थे। आज आप राज्य को भी लेके, अभी मुख्यमंत्री जी ने खुद किया, वो शायद नेपाल का था। अरे भाई नेपाल का था, आपके उत्तराखंड में ही तो था, आपके उत्तराखंड में ही तो था, आपके कॉलेज में ही था। एक देहरादून को एजुकेशनल हब कहा जाता था, आज ये मैसेज क्या जा रहा है? मर्डर हब कहा जाएगा इसको। राइट मैम। आए दिन इस तरह से बच्चों के साथ वारदात होते। बेटियां, यहाँ ये देवभूमि है, यहाँ भगवान के मंदिर में सोना पीतल में परिवर्तित हो जाए, चलिए उसको छोड़िए, लेकिन सोना तो पीतल में परिवर्तित हो गया, फिर सोना लग जाएगा। पर जिस माँ की गोद उजड़ गई है उसका बच्चा लाके कौन देगा? ये बताइए। जिसका भाई चला गया उसको भाई लौटा के ला के कौन देगा? ये बहुत दर्द है। हम लोग भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी। राइट मैम। इस समय मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग बैठे हुए हैं जी, सबको एक ही भाषा बोलनी चाहिए, जो हुआ गलत। नहीं, बीजेपी वो कह रही है गलत हुआ। मंजू जी, बीजेपी सेइंग दैट कि जो हुआ गलत हुआ, उसकी निंदा कर रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी ने बात भी की है परिवार से। कोस रही है, राजीव शुक्ला जी को कोस रही है, जो सब नेतृत्व, जितने शीर्ष नेतृत्व, हर पार्टी के लोग खराब हो गए और इनके राज्य में सरेआम बच्चे को चाकुओं से गोद के मार दिया गया, ये लोग अच्छे हो गए। आज 9 दिसंबर की घटना, आप मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाए। राइट मैम। ये कितनी निंदनीय है, कितनी जो वो मुख्य मंजू जी पॉइंट टेकन, स्टे विद मी। अंदाजा है इन लोगों को। मंजू जी स्टे विद मी। और जो राग आप और बात कर रही है हमारे शीर्ष नेतृत्व को, आप क्या चैलेंज करिए? आपका शीर्ष नेतृत्व दुष्यंत गौतम प्रभारी बन के आते हैं हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, क्या किया? वो उर्मिला सनावर की क्लिपिंग आप डेली सुन रहे हैं। ये किसी से मंजू जी प्लीज स्टे विद मी। मोनिका शर्मा भी मेरे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। मोनिका जी बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में, जरा देर से आप जुड़ी हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं चकमा एंजल की हत्या को लेकर। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ उससे आप वाकिफ हैं, आप मरीश, और आपको सारा मामला पता है। सवाल ये है कि इस तरह का जो एक माइंडसेट है, तुरंत गुस्सा आना, एग्रेसिव हो जाना, रोड रेजेस, आप नस्लीय टिप्पणी करने लगते हैं, किसी के परिवार को, किसी की
जात को, किसी के कुटुंब को, किसी के वंशावली को कोसने लगते हैं, उसकी शक्ल को, उसके बैकग्राउंड को। ये जो एक ट्रेंड हो गया मैम, इट्स नॉट ओनली अबाउट उत्तराखंड, यू विल सी एवरीवेयर इन इंडिया। हम बांग्लादेश की तो बात करते हैं कि वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं, हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक वहाँ परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। पहले हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए, देन वी शुड टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड सीरिया एंड मिडिल ईस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मोनिका जी, मंजू जी कुछ कह रही है। हाँ मोनिका जी, मैम अनम्यूट करिए, आई गेस यूर ऑन म्यूट मैम। हाँ, आपको आवाज मिल रही है? आई कैन हियर यू मैम, आई कैन हियर यू। यस मैम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ की शुरुआत पहले घर से ही होनी चाहिए कि हम दुनिया के आगे क्या लड़ेंगे जा जा करके। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहेंगे, लेकिन हमारे देश में हमारे देश के देशवासी ही सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं जब कि इस तरीके की घटनाएं बेहद ही शर्मनाक घटनाएं हैं, निंदनीय घटनाएं, और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक से लड़ रहा है तो कहीं कहीं कुछ चीजें समझ में आती हैं, लेकिन आपसी भाईचारा कहाँ चला गया, शिक्षा कहाँ गई? नैतिक शिक्षा का मुझे लग रहा है पूरी तरीके से पतन हो चुका है। हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा बची ही नहीं है कि कोई भी किसी के साथ किसी तरीके की घटना कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका कोई थोड़ा सा रंग रूप भिन्न है। और हमारे अगर हम भारतवर्ष की बात करें अमित, तो डिफरेंट टाइप के आपको लोग मिलेंगे। साउथ इंडियंस अलग दिखते हैं, ईस्ट में रहने वाले अलग दिखते हैं, नॉर्थ में रहने वाले अलग दिखते हैं, ठीक है, पंजाब के लोग अलग दिखते हैं। पर हमने तो हमेशा वसुदैव कुटुंबकम की बात की है कि हम तो पूरे संसार को अपना मानते हैं, विश्व गुरु भारत कहलाता है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं किधर हमारी युवा पीढ़ी जा रही है? और कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारों की, और मुझे प्रशासनिक लगता है कि यहाँ पे जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें बेहद ही ढीलापन किया गया है, क्योंकि ये घटना 9 दिसंबर की बता रहे हैं और आज देखिए हम इस पे बात कर रहे हैं, दिसंबर खत्म होने चला गया, तब ये बातें निकल के आ रही हैं। तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रही थी कि इतने दिन तक उन्होंने क्यों इस टाइम को मतलब लगाया कि उन्होंने इस घटना को ठीक से मतलब अच्छी तरीके से जांच नहीं की, उस बच्चे के परिवार पे क्या बीत रही है। और कहीं ना कहीं मतलब लोगों का मनोबल टूटता है कि अगर हम नॉर्थ में आएंगे, हम साउथ में आएंगे, हम उस एरिया से नहीं है तो शायद हमको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमको वहां पे काम नहीं मिलेगा, हमको बराबरी से वहां पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी सरकारें इस पक्ष पे काम करें, आगे बढ़ के काम करें और इस बच्चे को न्याय दिलाने की पूरा प्रयास करें। जब तक सरकारें प्रयास नहीं करेंगी कुछ नहीं होने वाला है। क्यों उन पुलिस थाने में भी बात करनी चाहिए कि उस पुलिस थाने में जो भी यहाँ पे घटना हुई, जो भी उसके पास का पुलिस थाना था, इतनी देर क्यों लगाई, उनको क्यों नहीं पता चला घटना का। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर राजनीतिक भी वहां पे उनको शय मिल रही है, तभी नहीं हो पा रहा है इस तरीके से कि पता नहीं चलना चाहिए, हमारे राज्य का नाम खराब होगा। क्योंकि हम तो बात करते हैं कि भाई यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा राज्य चल रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रशासनिक जिम्मेदारी को भी पूरी तरीके से हमको देखना पड़ेगा और राज्य सरकार का भी मतलब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा काम की क्या था जो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और इस तरीके के वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद अगर हम अपने देश में नहीं समाप्त कर पाए तो विश्व की ताकतें तो फिर हमें हराने के लिए खड़ी हुई है। हमें यू हैव वैलिड पॉइंट। अमरिंदर कमल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाते हैं, वहां पर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार एक परिवार है। हम भारत के परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम क्या जापानीज, कोरियन, अमेरिकन, फिलीपींस, इजरायलियंस को अपने देश में पना देंगे? निग्रोस को कैसे हम पना देंगे? हम अपने देश के लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ बोलने के लिए, भाषणों में ठीक है, बड़ी बड़ी बातों में G20, G80, G100 कर लें हम, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम को अपनाना भी जरूरी है सर। इट्स नॉट ओनली अबाउट द नैरेटिव्स कि आप भाषण देते हैं मंच पर जाकर, अपने देश के लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा यहाँ पर दिल्ली पढ़ने आता है, उसको इतनी इनसिक्योरिटी फील होती है, उसको लगता है कि भाई कोई जैसा कि बताया मंजू जी ने, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। बिहार के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको किस तरह से कॉलेजेस में उनके साथ व्यवहार होता है आपको पता है ना सर। तो अगर हम यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, MP जैसे प्रदेशों से आने वाले लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको प्राउड फील नहीं करा पाएंगे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ऐसा तो नहीं कश्मीरी बच्चा यहाँ पढ़ने आता है सर, वो डरता है, सहमता है, किसी को बताता नहीं कि पुलवामा का है, वो किसी को बताता नहीं कि वो गांदरबल का है, सोपिया का है, श्रीनगर का है। उसको डर है कि भाई उसको आतंकवादी कहेंगे तुम तो उस इलाके से जहाँ पे आतंकवाद है। हर आदमी एक शक की निगाह से देखता है इन लोगों को। आखिर आदमी कैसे रहेगा सर? देश उसका भी उतना जितना कि हमारा और आपका है। अमरिंदर कमल जी। जी देखिए, कहां तक पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, चाहे वो सत्तानशील भारतीय जनता पार्टी हो, राइट सर, या फिर
कांग्रेस हो या अन्य दल हो, इनको तो अपनी राजनीति गर्म करनी है और ये एक दूसरे पर टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज है जो इसका जो पूरे देशव्यापी स्तर पर अगर आप देखें जो मनोवैज्ञानिक असर अभिभावकों पर पड़ेगा या पड़ रहा है वो बेहद चिंताजनक है। मान लीजिए किसी उत्तर प्रदेश के आदमी का बच्चा अगर बेंगलोर पढ़ रहा है और चेन्नई पढ़ रहा है तो उसके साथ भी कोई घटना हो तो लोग इस तरह से थोड़ा डरे सहमे हुए हैं। और रही बात इस घटना के लिए, जैसा कि अभी बता रहे थे उसमें उत्तराखंड में बीजेपी सरकार इसके लिए दोषी है और उसने त्वरित कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं है, कार्रवाई तो हुई है और इस तरह घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये जो अब नफरत का माहौल इस समय देश में है, चाहे वो जाति मामला हो, धार्मिक मामला हो या नस्ली मामला हो, वो कुछ ज्यादा बढ़ गया है। और ये मानव स्वभाव की दुर्बलताएं हैं कि हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर। हमारे बच्चों के सेक्रामेंट क्या है, ये चिंता का विषय है और इस पर इतनी जल्दी विराम नहीं लग सकता है। इसमें हम अगर धामी सरकार को दोषी ठहराएं, भाई तमाम सारे इंस्टीट्यूशन में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसकी क्या रंजिश है, इसका क्या पता है। धामी सरकार को जब पता चलता है या यहाँ की पुलिस प्रशासन को कोई कार्रवाई करता है जी। घटनाएं ऐसी पहले होती रही हैं, बट यह है कि दुख का विषय है, चिंता का विषय है और निंदा का भी विषय है। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं उसमें इस तरह की चीजें, ऐसा माहौल बना हुआ है जहाँ नस्ली टिप्पणियों के आधार पर उसकी हत्या कर दी गई, बच्चों ने मारा उसे, हथियारों से मारा, चाकू से मारा, अमरिंदर जी चोट आई। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतनी जल्दी बदलाव नहीं होने वाला है, इसमें सरकारों को कानून बनाना पड़ेगा, सख्त कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो शिक्षक संस्थान है, अमरीश जी अभी जयपुर में, ठीक है अमरीश जी, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, ठीक है, पॉइंट टेकन। आप कह रहे हैं सरकारें काम कर रही हैं, प्रशासन काम कर रहा है, ठीक है अमरीश जी, पॉइंट टेकन सर, समझ गया। अब कमलेश जी, एक सवाल मेरा ये भी था, अभी जयपुर की चौमू इलाके में एक मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने की घटना को लेकर वहां पर उपद्रव मचा, पुलिस के लोग जख्मी हुए, पत्थरबाजी हुई, समुदाय विशेष मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसने पुलिस के साथ झड़पें की, वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, क्या एक मुहिम, एक मिशन शुरू करना होगा? क्या लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायतों में, ब्लॉकों में, क्या इस पर काम नहीं करना चाहिए आपकी सरकार को कि भाई इतना वैमनस्य जरूरी नहीं है, इतना स्ट्रेस में मत रहो कि तुम छूटते ही मार दे रहे हो गोली, छूटते ही गला काट दे रहे हो। अरे पत्थर हटाने की घटना अगर मस्जिद के सामने पुलिस वालों ने बात करके पत्थर हटाया, वहां पर पूरी की पूरी कम्युनिटी नाराज हो गई पुलिस वालों पर, पुलिस वालों को पत्थर मारा, 10-15 पुलिस वाले जख्मी हो गए, इंटरनेट बंद करना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा, और भी लोग जो जयपुर में परेशान हुए। बात यह नहीं कि वहां आपकी सरकार है, मेरा कहने का मतलब है कि आप सत्ता में हैं, 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार, ज्यादातर इलाकों में आपकी सरकार है, प्रदेशों में, तो क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी मुहिम शुरू की जाए एनजीओस की मदद से, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, कि भाई लोग कम से कम इस चीज को रिकॉल करते रहें कि हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी पर नस्लीय टिप्पणी नहीं करनी है, जागरूक करने की कोशिश है। हालांकि जो बेवकूफ मंदबुद्धि है, अनपढ़ जाहिल हैं, वो तो जिंदगी भर ये सब करते रहेंगे, लेकिन क्या हमें कोई प्रोग्राम, कोई इस तरह का एक मुहिम शुरू करनी चाहिए सरकार को? क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया अब कमलेश जी, इट्स हैपनिंग लाइक बिल्कुल अमित जी, देखिए आपका तर्क बिल्कुल सही है और आपने कहा, देखिए हमारा देश अनेकता में एकता इसीलिए कहलाता है क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो हम सब एक हो जाते हैं। किसी भी, चाहे क्षेत्र की बात करें और चाहे प्रदेश की बात करें, जिले की बात करें या देश की बात करें, तो हम अनेकता में एकता इसीलिए कहलाते हैं। हमारी जीत इसीलिए होती है कि हम सब एक हो जाते हैं हर चीज के लिए। तो कहीं पर भी इस तरह की जो अभी हमारी बहन ने भी कहा और सभी लोग कह रहे हैं कि एक भेदभाव जो हमारा ऊंच नीच का है, छोटे बड़े का है, काले गोरे का है या अन्य जाति का है, धर्म का है, ये भेदभाव हमारे देश में ना तो पहले कभी इस तरीके से रहा है। देखिए पहले रहा होगा रूढ़िवादी, क्योंकि थे परंपरा इस तरह की कि ये नहीं बैठ सकता, ये मैं बड़ा हूं, ये छोटा है तो ये नीचे बैठेगा, ये पहला था गुलामी के समय पे। तो अब हमारे देश में ऐसा नहीं है, अब हमारे जितने चारों स्तंभ है सब एक बराबर है और सबको मान सम्मान एक बराबर मिलता है। अब देखिए अमित जी, आरोप तो सब लगाने को लगा देते हैं, आरोप लगाना बहुत आसान होता है और जब विपक्ष में हो तब तो आरोप लगाना और भी बहुत आसान हो जाता है। और सत्ता पक्ष जब होता है तो ऐसा लगता है कि बस सत्ता पक्ष को किसी भी तरीके से घेरने का काम करें। अब आप मुझे बताइए, कोई भी घटना जब कोई किसी कॉलेज में, स्कूल में, क्योंकि आप देखिए ऐसा है नहीं वैसे, क्योंकि आपने भी कहा ना अभी
आपने कहा कि हमारे यहाँ पर जो एक इस तरीके की जो एक परंपरा चल गई है, देखिए अब ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई हमारे प्रदेश में यहाँ पढ़ने आएगा, शिक्षा ग्रहण करने आएगा और उसको हमारे यहाँ के बच्चे गलत तरीके से उसकी जो है शब्दावली का इस्तेमाल करें या गलत तरीके से उसको टॉकिंग करें। तो मुझे लगता है कि अब हमारा उत्तराखंड का बच्चा तो लगभग ऐसा नहीं कहता है। अब रही बात, हमारी बहन ने मंजू जी ने कहा कि जी यहाँ पर होता है ऐसा, तो ऐसा होता है तो भाई आपकी सरकार भी थी तो आपने रोक क्यों नहीं लगाई? मंजू जी तो उत्तराखंड से वाकिफ हैं, वहीं पे रह रही हैं। मंजू जी को तो जानकारी है ना, वो तो वहीं पे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो यूपी की हैं या बिहार की हैं, वो तो वहीं की हैं, वहीं रह रही हैं, वहां की राजनीति कर रही हैं। बिल्कुल हम रोक लगा रहे हैं क्योंकि देखिए सनातनी प्रदेश है, सनातनी देश है, यहाँ पर हिंदुत्व देश है, हमारा हिंदू देखिए कमलेश जी, सनातनी देश है, हिंदुत्व देश है, ये विषय नहीं है कमलेश जी। देखिए यू आर नॉट पुटिंग इट रॉन्ग, यहाँ पे हम सनातन को डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सामाजिक कार्य कुशलता ये कोशिश है कि कोई और सोशल जस्टिस, तो उनके खिलाफ हम सोशल जो नोइंगनेस है उसके बारे में बात करें। ठीक है कमलेश जी, स्टे विद मी। मोनिका, हम यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, जो आइडिया मैंने दिया अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, मैंने कहा कोई प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, देयर शुड बी सम कैंपेन विच कैन लीड पीपल टुवर्ड्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू वाला जो फर्क है, ये मुझे लगता है एनजीओ के साथ मिलकर काम करना चाहिए और बिल्कुल नोटिफाई करिए इस तरह के लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं समाज में, घूम के सड़क चलते लोगों को पूछते कहाँ के रहने वाले, आई कार्ड दिखाओ, क्या नाम है। ये जो कल्चर बन रहा है ना, सेल्फ जस्टिस, सेल्फ प्रोपेगेंडा सेटिंग जो चल रही है कि एक अनपढ़ जाहिल भी गांव का रास्ते में जा रहे हैं और तो पूछता कहाँ के रहने वाली है, क्योंकि उनकी वेशभूषा डिफरेंट है। अब वो सफाई देती रहे, अपना आधार दिखाते रहे, अपना पैन कार्ड दिखाते रहे, अपने बैंक स्टेटमेंट को दिखाते रहे कि वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो जैन हैं। ये खत्म करना होगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक तरह का होमिसाइड है, इट्स अ कल्पेबल होमिसाइड विच इज हैपनिंग वेरी फास्टली इन इंडिया। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित, आई डू एग्री विद यू व्हाट एवर यू हैव सेड कि वी विल हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टुवर्ड्स दिस, कि हमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों का साथ लेना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत सारे एनजीओज का साथ लेना चाहिए और व्यापक स्तर पर प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि इस तरीके के भेदभाव मिटे। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हमारी बहन कह रही थी कि पहले ये चीजें थी अब ये नहीं है, तो थोड़ा सा शायद अच्छा ना लगे राजनीतिक हमारे मित्रों को कि जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के जब नेता लोग बात करते हैं, वोटिंग कैंपेन्स में जाते हैं, तो जो चुनाव के वोट है वो जातिगत आधार पर देखे जाते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का क्या मतलब मैं समझूं? आप बताइए, आप इनसे पूछ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। क्या ये जातिगत आधार पे नहीं है कि ब्राह्मणों के वोट इनको मिलेंगे, पिछड़े हमें वोट दें, दलित हमें वोट दें, अल्पसंख्यक हमें वोट दें, राजपूत इस डायरेक्शन में जाएंगे? तो राजनीतिक पार्टियों की मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी है हमें, जब तक वो इस दिशा में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उनके फॉलोअर्स सुन रहे हैं ना, सारे सुन रहे हैं कि भाई हम यादव हैं, यादव जी कह रहे हैं हमको वोट देना है तो हमको वोट देना है, दलित है हमको सारे मायावती जी को वोट देने। तो राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब तक राजनीतिक पार्टियां इस दिशा में काम नहीं करेंगी। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता कि ये सब खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो जब हम एग्जिट पोल के रिजल्ट्स देखते हैं तो ये सारी चीजें फिर हमें दिखाई देना बंद हो जाना चाहिए ना अमित, क्यों नहीं बंद होता है? तो हमारे देश से ये खत्म नहीं हुआ है। जब भी लाभ लेना होता है तो हम ये वाली बातें कर लेते हैं और जब कुछ मुसीबत आके खड़ी हो जाती है क्योंकि हमें लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब हमारी जवाबदेही बन रही, तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, हम इन सब चीजों का समर्थन नहीं करते। तो यहाँ पे एक देश और एक कानून ही होना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियां मिल करके इस चीज को मतलब स्ट्रांगली आगे बढ़ाएं, कहें कि सारे भारतवासी एक हैं, सबका साथ सबका विकास जो कहा जा रहा है, तो सबका साथ सबका विकास को करके दिखाएं। ठीक है, मंजू जी के पास जा रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के। मंजू जी, जैसे जी राम जी बिल है, मनरेगा वगैरह पे बहुत चर्चा होती है, मुझे लगता है कोई ऐसा बिल लाना चाहिए क्या, ऐसा कोई कानून बना दे कि किसी ने नस्ली टिप्पणी की है तो उसको नपुंसक बना दीजिए, किसी ने नस्ली टिप्पणी की है उसको देश निकाला दे दीजिए, किसी ने किसी महिला के साथ रेप किया तो उसको ऐसी सजा दीजिए, काला पानी टाइप सजा, कि पूरी जिंदगी अंधेरी कोठरी में रहोगे। कोई ऐसा बिल आना चाहिए कि अगर आपने किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर टॉर्चर किया तो उसको नपुंसक बना दीजिए, उसको स्टेराइल कर दीजिए। ऐसा कानून आना चाहिए देश में क्या? बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात कह दी अमित जी, बहुत मेरा दिल खुश हो गया। क्लैप
कर रही हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल ऐसे ही कानून होने चाहिए। और आपने, आई डू एग्री विथ यू कि आपने कहा कि जैसे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह होना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर कहाँ है? वो तो हजारों करोड़ों रुपए अपने प्रचार प्रसार में 5 किलो राशन में सिमटा के रखा। उससे बड़ी, जितने का राशन नहीं उससे बड़ी तो मोदी जी की फोटो रहती है। ये तो नाम बदलने में मनरेगा, आप देखिए महात्मा गांधी के नाम से इनको प्रॉब्लम है, उसका नाम बदल दो। पहले आप देखिए कि होता था सरकारी नौकरियों के लिए बच्चे मेहनत करते थे, सरकारी नौकरियां करिए तो सरकारी संस्थाएं ही बेच दे रहे हैं, जहां पर पूरा सरकारी संस्थाएं बेच दे रहे, बच्चे इस समय जो है गुमराह हो रहे हैं। और यही परिणाम है कि इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। आप देखिए, कोई सरकारी अधिकारी होता था, कर्मचारी होता था, उसको अपने जो पद की जो है गरिमा को बरकरार रखता था कि मैं सरकारी कर्मचारी, इस तरह की बात होगी तो मेरे घर तक संदेश जाएगा। ये तो फौजियों को अग्निवीर पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। आज फौजी की पत्नी के साथ मणिपुर में देख लीजिए, फौजी के बेटे के साथ आप देहरादून में देख लीजिए, और उसके बाद कहते हैं शर्म आती है मुझे, मैं भी उत्तराखंड की हूँ, देवभूमि की हूँ, लेकिन जो कृत्य हुआ है उससे शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमनिंदर कमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्नकाल में अपने विचार रखने के लिए। देखिए, समझिए, जब अभिभावक थोड़ा बच्चों को ढील दे देता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बदमाशी ज्यादा करने लगते हैं। देश का राष्ट्राध्यक्ष देश का अभिभावक होता है, अगर अभिभावक थोड़ी सख्ती करे तो बच्चे सुधर सकते हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हो सकती है। लेकिन कोई बिल तो आना जरूर चाहिए ताकि नस्ली टिप्पणियां देश में बंद हो जाए।